रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल में हम बात करेंगे कि पेट्रोल बम आवाम पर गिरा, मगर यकीनी तौर पे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बम हुकूमत की अपनी बुनियादों को हिला गया है। बेबस अवाम इस वक्त सीख पाए, मगर अपोजिशन भी इस वक्त रिएक्शन देने को तैयार है, एक हो गई है। अवाम के लिए रिलीफ की बातें करती रही तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मगर अवाम के उन्हीं के हाथों रुस्वा हो गई है। नून लीग ने भी इस वक्त जो बहुत बड़ी डिमांड कर दी वो ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने महाज पर डटी हुई हैं और दोनों ने ही अपने अपने महाज पर मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे अहम रहनुमा हैं जिनका कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से मुताल्लिक कैबिनेट में उनके साथ किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं की गई, उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया, जिसकी वजह से एक तो फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू ने बहुत सारी चीज़ों को खोल कर सामने रख दिया था, मगर अब बहुत सारे और मजीद रहनुमा जो कहते हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया जाता फैसला साजी में, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल भुगतना पड़ रहे हैं। वो भी हुकूमत से, खासतौर पर इमरान खान साहब से शदीद नाराज़ हैं। अब इमरान खान साहब ने एक एक करके अपने खिलाफ जितने भी महाज खोले हैं, सवाल ये है कि इन तमाम महाजों पर वो अकेले तन तनहा किस तरह से नबरदास्मा होंगे। दो अहम नुक्ते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब को अपने आप को भी ऐसा महसूस होता है कि बचाना है, मगर उससे भी अहम नुक्ता यह है कि बजट भी पास कराना है। कल की जो दावत है, आने वाले रोज़ में जो दावत दी गई है, जिसमें कोशिश की जाएगी कि क्या सबको मना लिया जाएगा, क्या किया जाएगा कि तमाम लोगों को साथ मिलाया जाएगा, कौन सी हिकमत अमली इमरान खान साहब के जहन में है जिसको लेकर वो चलेंगे और तमाम लोगों को साथ मिलाएंगे, ख़ुद को भी बचाएंगे, बजट को भी पास कराएंगे। ये वो तमाम नकात हैं जिनके ऊपर आज मैं तफसील से हारून साहब का तज़िया हासिल करूँगी। मगर इसके साथ साथ PIA से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पर बात करेंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए भी कहा जा सकता है कि जितनी बात की जाती थी पायलट्स के मुताल्लिक़, इनके पास जाली लाइसेंस होते हैं, डिग्री जाली होती है, इसके ऊपर बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि इस वक्त 262 ऐसे पायलट्स हैं जिनकी फहरिस्त को जारी कर दिया गया है। और सबको याद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर बड़े शदीद रिमार्क्स दिए थे कि हवाई जहाज़ ऐसे ही हैं जो कि पैसे देकर लाइसेंस वसूल करते हैं और चलाते हैं कि जिस तरह से हवा में कोई मिसाइल उड़ रहा हो। अब यह है कि इसके अंदर क्या मज़ीद डेवलपमेंट हो सकती है, क्या क्या वाकई कोई एक्शन लिया जाएगा, इसके ऊपर भी मैं तफसील से बात करूँगी। और कोरोना, जो इन तमाम तर सिचुएशन में सियासत के अंदर कोरोना से पुश चला गया, उसकी करंट सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में 2 लाख से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो कि इस बीमारी का, इस वबा का शिकार हो गए हैं। 4000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मौत के मुंह में चले गए हैं। मगर एक अहम नुक्ता ये भी कहा जा रहा है, एक अहम चीज़ कि हॉटस्पॉट की जो पॉलिसी मौजूदा हुकूमत ने अपनाई है, उससे महसूस होता है कि केसेस में काफ़ी ज़्यादा कमी। क्या वाकई यही साजगार है या असल मामला क्या है? इसके ऊपर हारून साहब का तज़िया लेंगे। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और आप सबको कौन सा वाक़े के ऊपर बार बार बात होती रही है हारून साहब, उसका फॉलोअप भी आज आप लोगों के सामने रखेंगे। हारून साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो पेट्रोल बम अवाम के ऊपर इमरान खान साहब ने गिराया है, मगर उससे पहले तमाम देखने वाले, आज जब असम्बली का सेशन होता है तो पेट्रोल बम गिराने का क्या जवाब वज़ीर तवानाई उमर अयूज साहब पेश कर रहे हैं और इसके बदले में अपोजिशन क्या डिमांड कर रही है? जी हारून साहब, मुख्तलिफ पहलू हैं, डिमांड भी इस्तीफा कर रहे हैं, लेकिन एहसान भी हमारे ऊपर एहसान है कि अभी कीमतें कम हैं इंटरनेशनल। वो पहलू अपनी जगह, वो हुकूमत के हक में भी दलाइल मौजूद हैं। एक चीज़ सियासत में बड़ी अहम होती है, वो ये है लोगों को सदमा न पहुँचाए। और ये तो इतना बड़ा सदमा लोगों को पहुँचा, इतना बड़ा सदमा पहुँचा है, बाज़ औक़ात अजीब दिलों का मामला है, दिल बिल्कुल ही बदल जाते हैं। आज जिस शख्स से बात की उसको सदमे की हालत में पाया, रोते हुए पाया, हामी था या मुखालिफ था। ये क्या हुआ? बहुत से लोगों ने कहा यकीन ही नहीं आता, ऐसा भी हो सकता था। देखिए, जब उन्होंने 7 रुपये कीमत कम की पिछले हफ्ते, तो ये लगा कि भाई पटड़ी पर चढ़ने लगी है मईशत, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, 1% इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, 7 रुपये कीमत भी कम हो गई, कोई माशी सरगर्मियाँ बढ़ने लगेंगी, कोई उम्मीद जागी। अब अगर आपको कोई ऐसा फैसला करना है, अव्वल तो उस वक्त आपको कंपनियों से और एक्सपर्ट से मशवरा करना चाहिए था। ये कौन लोग हैं जिनसे ये मशवरा करते हैं? भाई एक दिन आप कम कीमत कर रहे हैं और चंद दिन के बाद ही आप 10 दिन ले गए, इतना ऊपर ले गए। और वो नदीम बाबर साहब ने आज एक अजीब बात की कि अगर यकम को बढ़ाते तो फिर 32 रुपये बढ़ाते। ये क्या बात हुई? अच्छा, ओ भाई 51% तो इसमें टैक्स है, 30% वो क्या लेवी है और 17% सेल्स टैक्स है, तो 32 रुपये क्यों बढ़ाते?
वो खल्के खुदा को क्या अहमक समझ रखा है। अच्छा वो ठीक है बात के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कीमत कम है, दूसरे मुल्कों की बहुत सी और चीज़ें भी तो सस्ती हैं ना, जॉब्स हैं, उनके ज़रिए मुबादला के ज़खायर उस तरह नहीं है, उन्हें वो ख़तराक लाक नहीं, उनके वो मसाइल नहीं है वहाँ, हमारी ये हेल्थ सिस्टम इतने पुअर नहीं है। और अब अवाल इस्तेहकाम है कुछ न कुछ। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि कोई पता ही नहीं कि कल होगा क्या। भाई ऐसे मौके पे ये किया जाता है कि कौम को ज़हनी तौर पे तैयार किया जाता है। आपने तो एकदम से नदीम बाबर साहब ने जो दलील दी वो इतनी अफसोसनाक है कि जिसकी कोई याद नहीं। एक और अफसोस कि 31 रुपए बढ़ाने पड़ते, क्या आप क्यों बढ़ाने पड़ते 31 रुपए? मैं आपको एक और अफसोसनाक दलील बताऊं हारून साहब, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खतरे के पेश नज़र जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। यानी कि जब किल्लत थी, हम मजबूर हैं, हम हुकूमत नहीं है, हम मजबूर हैं। हुकूमत असल में पेट्रोलियम कंपनियों की है। अभी कैबिनेट की मीटिंग में कह रहे थे चंद दिन पहले कि इनकी बात पुरस होगी, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे लगता है ये पता करो नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, अवाम को नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा भाई चंद दिन पहले आप ये कह रहे हैं तहकीकात होगी, और ये कि इन्होंने जनाब वाले जाली तरीके से लाइसेंस लिए हुए हैं, रिश्वतें देकर लिए हुए हैं, सिफारिशों से लिए हुए हैं, और ये अवाम को ब्लैकमेल करते हैं। और अब सडनली उसको इतनी तवक्कुआत बढ़ा। पहली बात तो ये शुरू से इनका मामला ये है कि लातादाद तवक्कुआत, इतने मकान, इतनी नौकरियां, इतने $100 बिलियन बाहर जाएंगे, इतने पाकिस्तानी आएंगे, इतनी ज़बरदस्त टीम है। जब ऐसा मौका फर्ज कीजिए आपको एक बुरी खबर सुनानी होती है, ये रोज़मर्रा का मामला है, ख़ानदानों में अमवात हो जाती हैं, ज़ख्मी हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो हर सेंसिबल आदमी ये जानता है कि पहले दूसरे को मेंटली प्रिपेयर किया जाए। ये नहीं फ़ोन करके कहा जाता आपके वाले साहब फौत हो गए, ये नहीं कहा जाता। उसको कहा जाता है कि भाई वो तबीयत नासाज है उनकी, खबर अच्छी नहीं है, अल्लाह से दुआ करें, कुछ सूरत हाल देखे शायद बेहतर हो जाए। कोई ना कोई बहाना करके थोड़ी देर तक उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। इंसानी जहन है। ओ भाई 22 करोड़ आदमी तो ये सोच रहे हैं कि हालात की बेहतरी का कुछ इम्कान पैदा हो गया पहली दफ़ा 22 माह के बाद। लोगों को अपनी माशी ज़िंदगी से गरज होती है, कामयाबियाँ तो उनकी हैं। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बेहतर हुई, 2 दफ़ा इंडिया के साथ बड़ी कशीदगी हुई, उसको सलीके से टाला गया, जंग को रोका गया। ये तो नहीं है कि कोई कामयाबी नहीं है, ये तो नहीं कहना चाहिए, आदमी को जानिबदार तो नहीं बनना चाहिए। अच्छा, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। वो जो 8 लाख आदमी निकाले, कितने आदमी निकाले उसने अपना सानिया निश्तर ने, वो कोई मामूली वाक़या नहीं है, अरबों रुपए हर साल। लेकिन अभी लेकिन आप एक ज़हनी कैफियत में हैं लोग, सदमे की। ओ भाई वज़ीर आज़म साहब, वैसे तो आप हर वक्त टेलीविज़न को छोड़ते ही नहीं हैं, आप टेलीविज़न को हर वक्त कैमरा आपके ऊपर रहता है। इस मौके पे आप कहें कि मैं कौम से खिताब करूंगा, मैं बात करूंगा, उसको मेंटली प्रिपेयर करें, बम गिरा दिया, अब क्या मेंटली उन्हें तैयार करना है? नहीं, उस वक्त ऐलान से पहले आते हैं ये सूरत हाल हो गई है, ये मामला है, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं, हम मुश्किल में हैं, आप जानते हैं, ये वायरस का मसला भी है, और मैं दरख्वास्त करता हूँ, मुझे पता है आपको बहुत अफसोस होगा, मैं दरख्वास्त करता हूँ, शायद कुछ सूरत हाल बेहतर होती, कम अज कम शायद इतना सदमा न होता। ये क्या है, एक दिन मैं तो आज शाम तक लोगों से पूछ रहा हूँ, उनके हामियों से, उनके दोस्तों से, करीबी दोस्तों से पूछ रहा हूँ। आते हुए उनके करीबी दोस्त को मैंने फ़ोन किया कि आपको यकीन था? उन्हें कहने बिल्कुल नहीं, मुझे अब तक यकीन नहीं आता। हारून साहब, आप कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट के अपने वजीर इस वक्त शदीद गुस्से के आलम में, वो कहते हैं खान साहब ने हमें भी इस फैसले में एतमाद में नहीं लिया और चुपके से ये फैसला कर दिया। अब एक और इल्जाम भी है। नकवी साहब क्या कह रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल क्लास पैदा की है, वैसे ही अच्छे आदमी से फिरदौस शमीम नकवी अच्छे सभी कह रहे हैं, अच्छे आदमी कह रहे हैं कि जी वो फिर ज़ख़ीरा हो जाता। कैसे? तो हुकूमत बनाई किस लिए जाती है? आपने तो ये कह रहे हैं कि हम जब भी हमें खौफजदा किया जाएगा, हम कोई गलत फैसला कर डालेंगे, चाहे कौम रोती रहे। देखिए, दिल से उतर गए, आंख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। ये तो कुआत दिला के इस तरह के फैसले करना, दिल से ही उतर गए लोगों के। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आवाम की कैफियत बयान कर रहे हैं। मैं आपको वो बयान, देखिए अखबार नवीसों का ये काम है। ये वाक़या हुआ था एक दफ़ा, बहुत से वाक़यात तो मतलब 50 साल में हमने देखे कि किस तरह लोग दिल से उतर जाते हैं। एक दिन
ये कहते हैं ना बड़ा ईमानदार आदमी इमरान खान, होगा ईमानदार। पाकिस्तान के जो सुने मेरी बात, जो सबसे ज्यादा दयानतदार हुक्मरान थे उनमें से एक का नाम गुलाम इसहाक खान था। यानी इकन्नियां तक पैसे तक गिनते थे। 2 रुपए 62 पैसे की ये चीज है तो 2 रुपए 38 पैसे वापस किए जाएं। 5 रुपए का नोट दिया था। यानी जब वो हुआ अपना वो ईवान सदर गया तो रात को लोगों ने एक अजीब मंजर देखा कि बूढ़ा आदमी जो है, उस वक्त भी उनकी उम्र 70 के करीब हो चुकी थी, वो बूढ़ा आदमी एक एक बत्ती बुझा रहा है। मारगला हाइट से रोशनी नजर आती थी, रोशनी नजर नहीं बंद हो गई। उन्होंने कहा इसकी क्या जरूरत है इन बत्तियों की, कहीं कहीं एक बत्ती जलती रहे। सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से जहां जरूरत है। देगे पक रही थी, वहां चले गए। ये देगे क्यों पक रही हैं? उन्होंने कहा सर प्रेसिडेंट हाउस के स्टाफ के लिए सदर ने इजाज़त दी थी, जब लक ने, उनका मिजाज ऐसे ही था कि खाना इनको दे दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं भाई। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा फाइल लाओ इंटरटेनमेंट की। फौरन वो चौंके, बड़े बेदार मगज आदमी थे, बूढ़े होने के बावजूद जहन बड़ा चौकस था उनका। मैं उनसे मिलता रहा। कितने पैसे खर्च होते हैं इंटरटेनमेंट पे रोजाना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आप अंदाज़ा नहीं कर सकते 88 में कितनी बड़ी रकम थी। अगर सोने की कीमत के हिसाब से हिसाब लगाएं तो 20 लाख रुपए रोजाना होंगे। 20 लाख रुपए रोजाना इंटरटेनमेंट, चाय पिलाने, खाने खिलाने पे। उन्होंने फाइल पे लिखा नॉट मोर देन 1000 रुपीज ए डे। 1000 रुपए से 1 पैसे ऊपर खर्च नहीं हो सकता, वो भी नहीं होते थे। सही, ठीक है। ये उनकी दयानत का आलम था। अपनी बेगम साहबा से कहा मेरे दामादों से कहो ईवान सदर के टेलीफोन दयानतदार तो इमरान खान साहब को भी कहते हैं कि इमरान खान साहब दयानतदार। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ की और आसिफ अली जरदारी से, जो मिस्टर 10% के नाम से मशहूर थे, वजारत का हलफ ले लिया। ये बेनजीर की शर्त थी। ठीक है। ठीक। शाम को इमरान, उनका गराब जो है वो आसमान से ज़मीन पे आ गया। मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा ये क्या किया? थे वो बड़े नजीब आदमी, कहने लगे सज़ा भी तो मैं ही भुगत रहा हूँ। पब्लिक सेंटीमेंट की कुव्वत होती है। आपने एक ऐसी शख्स से वजारत का हलफ ले लिया। नवाज शरीफ को बरतरफ करने के तो हक में भी दलाइल हो सकते हैं। तो बखूबी वाकिफ हैं। अच्छा, अब आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि खल्के खुदा ये कहती है कि हमारी परवाह ही नहीं इसको। देखिए घर में बाद औकात एक छोटा सा वाक़या होता है, छोटा सा वाक़या, ये एक ऐनक है, ऐनक बनवा दें जी। अगर आदमी इतने कहते बनवा देंगे जी, कुछ नहीं होता, तो दूसरे का दिल टूट जाता है कि भाई ऐनक क्या है, एक 150-200 रुपए की चीज है। खान साहब ने लोगों का दिल तोड़ दिया और सदमा इतना पहुंचाया है। आज जनाबे वाला शाम को गुफ्तगू हो रही थी कि नया वजीर आजम कौन होगा। इसके साथ ही मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, हारून साहब से जानेंगे कि ये गुफ्तगू कहाँ और कैसे हो रही थी। मगर इसके साथ साथ इस वक्त हुकूमत भी सोच रही है कि अपने महाज को मजबूत किया जाए, जो नाराज है उनको मनाया जाए। मगर अपोजिशन भी कोशिश कर रही है कि जो हुकूमत से नाराज लोग हैं वो हमारी सफ़ों में आकर खड़े हो जाए। इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन ने जो मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, इस पर मैं बात करूँगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, मुलाकातों की मैं बात करूंगी दोनों तरफ से जो जारी हैं, मगर साबिक चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने बड़ी खौफनाक बात की है। हमेशा कीमतों में इजाफा ओगरा की मर्जी से होता है, मगर वो कहते हैं कि ये इजाफा ओगरा नहीं बल्कि वजारत ख़जाना की तरफ से करवाया गया। ना ओगरा ना काबीना, वजारत ख़जाना। ये वजारत ख़जाना, कोई बात समझ में आई ही नहीं। ये इट वॉज सो सडन, सो अनबिलीवेबल, पता ही नहीं चला ये हुआ क्या है। कोई कुछ लोगों ने क्या हाथ रंगे हैं, ये तो वक्त में तो कोई राज तो नहीं रहता। मैं तो नहीं कहता साहब, मैं तो साजिशी थ्योरियां पेश करने पर यकीन नहीं रखता। किसने इनको कायल किया? वैसे तो इमरान खान साहब को एक आदमी एक बात पे कायल कर ले कि कराची जाना चाहिए शाम को, और दूसरा आदमी ज़्यादा चर्ब जुबान हो तो वो कायल कर ले उनको कि नहीं पेशावर जाना चाहिए, और तीसरा आदमी आए तो उनसे कह के नहीं आज रात को अबू धाबी जाना चाहिए, तो वो तीसरे के साथ चले जाएंगे।
वो तो ये तो उनके मिजाज में है, कानों के तो कच्चे हैं, वो ज़्यादा ज़हनी रियाजत तो वो करते नहीं है। लेकिन ये किसने किया है इस तरह, इस अंदाज में, इसमें हो सकता है पैसे खर्च। देखिए वो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि 70 अरब रुपए जो है माहवार इनकी आमदन होगी। ठीक ठीक, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये जो मैं समझता हूँ कि ये एक इदाद-ओ-शुमार का खेल है, ये ऐसी खामखा जो यूसुफी साहब कहते थे झूठ, सफ़ेद झूठ और इदाद-ओ-शुमार। इसलिए कि प्राइसेस में तो फ्लक्चुएशन होगी, हु नोज क्या प्राइस कल होगी और क्या सिचुएशन होगी। एक बात अजीब हो गई है, एक बात अजीब, आप प्रोग्राम निकालें उसमें देख लें, हम करते नहीं हैं पुराने क्लिप चलाने, इसलिए कि वो लोगों का वक्त ज़ाया होता है। आपको याद है मैं कहता रहा कि भाई दिस इज द टाइम कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किसी से कर लें। अगर $28 में प्राइस आ गई है तो वो लॉन्ग टर्म होता तो $35 पे, $36 पे होता। लेकिन ये तो अंडरस्टूड था, अखराजात जो हैं वो ज्यादा हैं और कीमत कम है। मतलब एक बैरल तेल निकालने पे जो अखराजात आ रहे थे, इवन वो सऊदी अरब में भी ज्यादा थे, अमेरिका में बहुत ज्यादा थे, रूस का तो किसी तरह फिजिबल ही नहीं था। तो जाहिर है कि कीमत बढ़नी थी, ये बिल्कुल वादे था, ये हमें पता था। हम मामूली लोग, हमारा ना कोई पेट्रोल से ताल्लुक ना इकोनॉमी से ताल्लुक, लेकिन पढ़ने लिखने समझदार लोगों के पास उठते बैठते तो है ना, माहिरीन से बात तो करते रहते हैं ना कि भाई ये तो हालात का जो दबाव होता है वो बदतरीन दुश्मनों को इकट्ठा होने पे, भाई रूस का माशी मुस्तकबिल खतरे में और चीन का कि मईशत खतरे में, अमेरिका की और सऊदी अरब की खतरे में, तो ये अफोर्ड कैसे करेंगे। ऑब्वियसली ये बैठेंगे, मशवरा करेंगे, बीच में लोग आए जाएंगे, 2 4 6 दिन में नहीं, हफ्ते 10 दिन में कोई बात तय हो गई। वो तो एक गुस्से में, एक जज्बाती कैफियत में हो गया। इन्होंने बजाय इसके कि कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करते करते सोच रहे हैं। भाई सोच आपने नदीम बाबर साहब क्या करनी है, आप तो अपने कारोबार के बारे में सोचते होंगे, आप मुल्क के बारे में, या रज़ाक अपने कारोबार। खान साहब को यही समझ नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते थे, हमेशा बात करते थे, कंटेनर पे खड़े होके इसको दोहराते थे कि बच्चे को याद हो गया क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट। भाई ये कारोबारी लोग हैं, ये अपना फायदा सोचेंगे। रज़ाक दाऊद ने सीपैक के खिलाफ बात नहीं की थी, और आपको पता है सीपैक इस वक्त कितना स्लो हो चुका है, जिसकी कोई हद नहीं है। और चीनियों का तो तरीका ये है कि वो इजहार करते नहीं है, मगर लेकिन क्या वो इसमें खुश होंगे, नाराज होंगे, बिल्कुल नाराज होंगे वो। अच्छा, अब आप एक तरफ इतनी तवक्कुआत पैदा कर रहे हैं और एक सबक पड़ा हुआ है, घबराना नहीं है। अब तो घबराना नहीं, बिल्कुल सब, अब तो अगली स्टेज पे चोटें खाते जाओ, मरते जाओ। ओ भाई, कौमों की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, ये नहीं है कोई क़यामत नहीं टूट पड़ी है, आसमान गिरा नहीं है, जमीन फट नहीं गई है। लेकिन लीडर का काम है कौम को एतमाद में ले। जब उनसे ये कहा गया, पहले कुछ लोगों ने यह मशवरा दिया कि ये 7 रुपये कीमत आप कम न करें, सिचुएशन फ्लूइड है, ये ठीक नहीं है, और जब बढ़ानी पड़ेगी तो लोग नाराज होंगे। उन्होंने कहा मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता। ये मुझसे भी कई दफ़ा उन्होंने कहा मैं इसकी परवाह नहीं करता, लोग खुश हो या नाराज हो, मैं सही फैसले करता हूँ। और सही फैसला तो आपका मौक़िफ़ है ना, सही कैसे हो गया? सही तो हुआ जिसको खल्क़ खुदा सही कहेगी। पॉलिटिक्स में परसेप्शन की अहमियत, तासुर की अहमियत हकीकत से भी ज़्यादा होती है। आज तासुर पूरे मुल्क में यह है कि इस आदमी ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, एक आम आदमी की ज़िंदगी उजेरन कर दी। वह किराया जो दे रहा था 30 रुपए वैगन का, उसका हो गया 40 रुपए। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक डबल पे चला जाएगा हारून साहब, अब तो डबल। और जब आप कम करेंगे कल, अगर फर्ज कीजिए कम हो, इम्कान नजर नहीं आता, तो वो कम तो नहीं करेगा, फिर एहतजाज शुरू हो जाते हैं। नून लीग कहती है अब रिजाइन कर दें, अवाम को सदमा पहुंच गया, अब रेजिग्नेशन डिमांड किए जा रहे हैं उनसे। देखिए जी, नून लीग तो अपोजिशन तो किया ही करती है मुतालबा। मैं नून लीग के मुतालबे नहीं, मेरी बात सुनिए, इस काम के बाद नून लीग के मुतालबे को साइड पे छोड़ दें। मैं अगर इमरान खान की जगह होता तो मैं रिजाइन कर देता, इसलिए कि कुछ भी तो आप नहीं कर सके। आपने कुछ पटवारियों को ही ठीक कर दिया होता, कुछ पुलिस को ही ठीक कर दिया होता, तालीमी अदारों में जिसमें रुपए की जरूरत नहीं थी, मॉनिटरिंग बेहतर करनी थी, कोई रिजल्ट बेहतर आने शुरू हो जाते,
कुछ स्कूलों में पढ़ाई का मयार बेहतर हो जाता, असातिज़ा की हाजिरी बढ़ गई होती, को अस्पतालों में सूरत हाल बेहतर होगी, कुछ ही किया होता, इन्होंने अभी तक नहीं, कुछ ही किया होता। चलिए कुछ किया होता, अब मुलाकातें करने लगे हैं ना, लेकिन ऑपोजिशन आप कह रहे हैं क्या हो सका मोहब्बत में, तुमने तो खैर बेवफाई की, हालात तो बुरे थे ही, अब आपने किया क्या? आपने किया क्या, बिल्कुल सही बात है। इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े दावे, और जब वक्त आता है तो क्या फरमाया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कि वो जखीरा कर लेते, यानी हम खौफजदा, इसका सादा तर्जुमा ये, डराओगे हम डर जाएंगे, हम बुज़दिल खौफजदा लोग हैं। तुम डराओगे हम डर जाएंगे। कारोबार में तो बड़े ज़हीन आदमी हैं और बड़े अच्छे आदमी, इनका तासुर अच्छा है, लेकिन बात कैसी कही है, हम तो जी डरते हैं। ये इमरान खान साहब की फौज है हारून साहब। अच्छा ये फौज है, उनको चाहिए इस काबीना को तोड़ दें बजट के बाद। मैं ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, उम्र भर के तजर्बे के पेश नजर ये बात मैं कह रहा हूं, इस काबीना को तोड़ दें और कोई दाना लोगों से मशवरा करके ऐसी काबीना बनाए जो मुश्किल हालात में, हालात बहुत मुश्किल है, 2 साल से ये मशवरा दे रहे हैं हालात में कुछ ना कुछ तो कर आप सके। 2 साल से मशवरा दे रहे, दाना लोगों से मशवरा करें, दाना लोगों से मशवरा करें, काबीना को तो तोड़ नहीं आ रही ये बात। देखिए जो कोई डैमेज अगर रिपेयर हो सकता है तो इस काबीना को, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, आपको पता है मैं इस शख्स को पसंद नहीं करता, शेख रशीद से कल शाम मशवरा कर लेते, वो उन्हें ये काम करने ना देता, वो कहता मरहलावार कर लें। हाँ साहब ये तो बम गिर पड़ेगा, इसलिए कि जो लोगों के दरमियान रहते हैं ना, खान साहब तो लोगों के दरमियान नहीं रहते, वो तो जलसे पे स्टेज पे चढ़े, तकरीर फरमाई, एयरपोर्ट चले गए। आपको पता है 30 अक्टूबर को क्या हुआ था? तकरीर फरमाई, सीधे एयरपोर्ट रवाना हो गए। मैंने कहा तुम कहाँ हो? कह लगे मैं एयरपोर्ट पे हूँ। मैंने क्या करने के लिए? कि मैं चीन जा रहा हूँ। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, इतना बड़ा तारीखी वाक़या, इसकी असरात समेटने थे, आपको तो 1 हफ्ता लाहौर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे दाला लोगों से मशवरा करते हैं। वो मैंने आपसे कहा था ना कि वो मेरा एक दोस्त था, उससे मैं पूछता था शहर भर में ढूंढ के इतना अहमक मुलाजिम तुम कहाँ से तलाश करते हो? तुम्हारा ड्राइवर है वो अहमक है, बावर्ची है वो अहमक है, कोई और आदमी है वो अहमक है, वरनक है। ऐसा आदमी ढूंढ के बशीर रखे हैं और उनसे मशवरा करते हैं। अल्लाह के बंदे इस वक्त इस तरह वो, चलिए वो दाएं बाएं जो कैबिनेट इन्हें तोड़ देनी चाहिए, नई कैबिनेट बनानी चाहिए। हारून साहब वो जिनके नरगे में इस वक्त हैं, जो दाएं बाएं उनके 2-4 लोग हैं, बाकी अगर किस्मत हार गई है, मुझे ऐसा लगता है, आज शाम को मशवरा हो रहा था, कौन हो सकता है चीफ मिनिस्टर? वो ज़ाहिर है पीटीआई में से होगा, अगर आर्जी तो तब्दीली आएगी, अपोजिशन भी यही चाहेगी कि वो नाम हो रहा था शाह महमूद कुरैशी, उसकी पोजीशन इसलिए खराब होगी, वो बार भी लॉबिंग करता रहा, और जिन्हें पता चलना चाहिए था उन्हें पता चल गया। असद उमर साहब का नाम लिया जाता रहा, फिर कहा, कुछ लोगों ने कहा वो इतने प्रैक्टिकल नहीं है, ज़हीन आदमी तो हैं, बंदे अच्छे हैं। फिर कहा, ज़्यादा लोग कह रहे थे मियाँ सोमरो, मियाँ मोहम्मद, अच्छा सोमरो साहब से याद आया, एक मुलाकात, बड़े बावकार आदमी हैं, कंपोज रहते हैं, फालतू बात नहीं करते, गवर्नर रहे हैं, निगरान वजीर आजम रहे हैं, कभी कोई स्कैंडल नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं। चले मैं यहीं से आगे ज्यादा लोग जो हैं वो उनकी तरफ, यानी ये बात शुरू हो गई संजीदगी के साथ। पहले तो लोग कहते थे ना कि साजिश अपोजिशन कर रहे, अपोजिशन अब उन्हें दम लेने देगी, अब खुद मौका दिया, अब खुद मौका दिया। वो अपोजिशन, जरा अपोजिशन देखें ये कौन सी है। लेकिन आज लोग मौलाना फजल रहमान की बात भी सुनने के लिए, जब लोगों के दिलों पे चोट लगती है, वो उस वक्त हर उस आदमी की बात सुनते हैं जो उनसे हमदर्दी करे। तो इसीलिए तो हारून साहब मुलाकातें भी अब शुरू हो गई हैं। बिलावल ने मेंगल साहब को फ़ोन कर दिया है। शेख साहब की कल की स्टेटमेंट हम लोगों के सामने जो आपने शेयर की, जो उन्होंने बातें की, इस वक्त मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत तो हमें बड़ी कमज़ोर नजर आ रही है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट मदद न करे, ये बजट पास करा सकते ही नहीं है। देखो मेंगल ने तो साहब इनकार कर दिया, तो नजीब हारून के सेंटिमेंट्स क्या हैं? अब्दुल शकूर वो जो है कराची वाला, उसके सेंटिमेंट्स क्या हैं? रियाज ने आज फिर तकरीर की है, राजा रियाज ने आज फिर तकरीर की है, अपने बेंचेस पे खड़े होकर अपने बेंचेस के लोगों के खिलाफ। जैन बुख्ती की सेंटिमेंट्स क्या हैं? यानी आपके तो अपने 5-7 आदमी वैसे ही नाराज हैं। तो चौधरी साहब खुश हैं, चौधरी परवेज अली खुश हैं। मुलाकातें तो हो रही हैं हारून साहब, अलबत्ता उनसे बहुत खुश हैं। बुलदार साहब से मुलाकातें, बुलदार साहब से बहुत खुश है, कहते हैं ये आप खबर देंगे, जबरदस्त वजीर आला हैं। और किसी वक्त मैं चौधरी साहब से जाके पूछना चाहता हूँ, चौधरी साहब आपको पता है तौसा में क्या हो रहा है, तहसील सुलेमान में क्या हो रहा है?
कुछ तारीफ में कोई थोड़ी सी कुछ कमी करें। लेकिन हारून साहब ये वैसे अनहोनी है। परवेज इलाही साहब बुज़दार साहब को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ खान साहब के ऊपर आके ढोल तापे बताना शुरू कर देते हैं। सियासत परवेज इलाही साहब भी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। सियासत की चालें बड़ी बारीक होती हैं। ऐसा क्या है हारून साहब? ऐसा क्या है? एक वाइज की चाल बड़ी बारीक, इस पे फिर कभी बात करें। इस पे एक तो वाइज की लरस जाता है आवाज़ अज़ां से, इकबाल का शेर है, बड़ी बारीक हैं वाइज की चालें, लरस जाता है दिखावे के लिए, बड़ी बारीक है। यकीन दिलाकर आए हैं कि आपके साथ हैं? नहीं, वो तो बुट चौधरी साहबान तो ठीक वक्त पे फैसला करते हैं। चौधरी साहबान सियासत को वाकई समझते हैं। अगर ये खुशकिस्मत होते ना, दोनों की मैं समझता हूँ कि इसमें बदकिस्मती है, तो ये पहले दिन से मामलात सिंक्रोनाइज करके चलते। 12 वोट वज़ीर आला से अगर ज़्यादा ले सकते हैं शहबाज शरीफ, तो उन 12 आदमियों को इमरान खान की हमायत पे क्यों आमादा नहीं कर सकते? बल्कि अगर पहले चंद दिनों में 5-7 दिनों में 12 आदमियों को हमायत पे अपनी आमादा कर सकते हैं, तो 24 को और 25 को भी कर सकते थे। सही। मगर ये अब किस्मत तो कोई किसी की लिखी हुई नहीं बदल सकता। सही है। लेकिन हारून साहब ये कल जो अहम चीज़ होने जा रही है, यानी वो शुगर मिलों वाला जा रही है, खान वाला, उसका क्या नाम है, वो वजीर हो सकता है, मुनसला ही नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ। ब्रेक से वापस आके ज़रा इस डिबेट को आगे बढ़ा लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, मुलाकातों के हवाले से तो गुफ्तगू चल ही रही है, मगर इसके साथ साथ कल जो एक दावत का एहतमाम किया इमरान खान साहब ने, इस दावत का मकसद क्या है और क्या जो मकासद सोचे गए हैं वो पूरे हो सकेंगे, खुद को बचा सकेंगे? बजट पास हो जाएगा? हारून साहब कई दफ़ा इशारा दे चुके हैं कि बजट तो पास हो जाएगा, मगर हिकमत अमली कल क्या होगी, इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी ब्रेक में आप कुछ खाने पीने की बात कर रहे थे हारून साहब, तो इमरान खान साहब ने भी खाने पे बुला लिया है बहुत सारे लोगों को। हंसे नहीं, मैं सच कह रही हूँ कि उन्होंने दावत पे बुलाया हुआ है। हंसने की वजह यह है कि ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आया, उसको देसी मुर्गियाँ खिलाई, हाँ जी, अच्छा, जो खाकसार ने पकाई। यानी उनका जो बावर्ची गया हुआ था, जो असिस्टेंट बावर्ची जो दरअसल चौकीदार था, उससे पक नहीं रही थी। अच्छा। अब नेक्स्ट डे फिर मीटिंग थी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टाफ के साथ, तो कहता है ब्रॉयलर मुर्गियाँ ले आओ। मैंने कहा जो देसी मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं घर में, कहता है यार इस तरह तो फिर ख़त्म हो जाएंगी ना। अच्छा, इस तरह भी ख़त्म हो जाएंगी। अब ये दावत जो हो रही है ना, इसमें ब्रॉयलर मुर्गियाँ होगी, इसमें देसी मुर्गियाँ नहीं होगी। हैं जी। अच्छा। एक दफ़ा चौधरी कौन है? चौधरी एक ही है, उसका क्लास फेलो चौधरी निसार। ठीक ठीक। उसने हमें चाय के लिए इकट्ठे गए, टैक्सला जलसा किया, तो एक रास्ते में चाय थी, वो जैसे जलसे होते लेट हो गए, तो होते होते रात के 7-8 बज गए, तो वो खाने में तब्दील होगी चाय। और वो क्या था? टिक्के, मलाई बोटी, टिक्का, सीख कबाब वगैरह। तो खाना खाने के बाद इमरान खान को इतना सदमा था जैसे खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया हो, या कोई दोस्त फौत हो गया हो या बीमार हो गया हो। क्या थी यार? वजह ये थी कि ब्रॉयलर मुर्गी खानी पड़ी है, मगर मेहमानों को ब्रॉयलर मुर्गी खिलाएंगे। हाँ, मटन खिला सकते हैं। खैर कल मटन वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के। अच्छा, आप मेन्यू की तरफ ना जाए हारून साहब, मुझे मियाँ साहब की याद आ जाती है जब मेन्यू की बात होती है। आप खान साहब के ऊपर है, मुझे बताएं कल क्या हुआ? जब थे तो 40 किलो गोश्त पकता था रोजाना, और जब वो आया मोइन कुरैशी, उनसे कहा सर क्या क्या पकाएं? उसने एक 500 रुपये का नोट जेब से निकाला और कहा ये सामने मैं होटल से एक क्लब सैंडविच लें। अच्छा भाई, वो मान जाएंगे। हलीफ जो हैं इस वक्त ऑप्शन नहीं है, बजट को पास होना है, जैसे तैसे भी है बजट पास कराया जाएगा। आपको बताया है कि ये इन्होंने सोचा कि फवाद साहब को फारग कर दे, चौधरी साहब, फवाद चौधरी। तो एक साहब ने उनसे कहा जो कहने के काबिल हैं कि ये एक नहीं है, 2 है। अच्छा, उसका कदर भी तो एमएनए है ना, तो वो वैसे ही उनको भी फिर मिलेगा सब कुछ। फवाद चौधरी साहब के साथ मेरा नहीं ख्याल कि हारून साहब इतना आसान होगा टक्कर लेना। फवाद चौधरी साहब बड़े खतरनाक वो आदमी तो खैर कभी माफ़ करेंगे ही नहीं।
फवाद चौधरी की लुगत में माफ़ी नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं पाई जाती, और एक दिन आएगा कि ये बात इमरान खान साहब को भी पता कल की दावत यानी कल का खाना सब मामलात को हल कर देगा, ठीक कर देगा? नहीं, वो इस तरह नहीं होता कि सब लोगों के साथ खाने में वो इकट्ठे बात करेंगे, किसी के साथ कोई बात करेगा, किसी के साथ कोई बात करेगा, किसी पूछा जाएगा वो तरक्याती स्कीमों का। देखिए मतलब फवाद साहब का मसला तरक्याती स्कीमों का, एक नहर वहाँ से निकलनी थी। फंड्स की एक बात और आपको बता दूं, फवाद साहब के इंटरव्यू किए नहीं गए, इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं, कह के अखबार में से इसरार करके मेरा इंटरव्यू करो, ठीक है, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। वो एक वहाँ से नहर निकलनी थी दरिया झेलम से पिंड दादन तक, जिससे उस इलाके की तकदीर ही बदल जाती। सदियों के बाद वहाँ हर तरफ खेत ही खेत लहरा रहे थे। वो 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ गए, तशरीफ ले गए झेलम, और फवाद को बताया तक नहीं। लिहाजा उस्मान बुज़दार की तो माफ़ी नहीं है, वो माफ़ करते भी नहीं है। और काम भी अल्लाह के फजल से ऐसे कर रहे हैं। वो वहाँ मीरानी साहब को तंग करने का मंसूबा जो है उस पर आज शाम मैंने पता किया, उस पर कायम है, और DPO समेत सब जो जेनुइन अफसर है वो कह रहे हैं बड़ी ज़्यादती है। मसलन उन पर एक इल्ज़ाम ये लगाया एक आदमी को यहाँ से भेजा लाहौर कि जी 80 कनाल कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ। वो हुआ क्या, जब वो वहाँ गया तो कब्रिस्तान था ही 6 कनाल का, अच्छा, तो 80 कनाल का। और उसके साथ है मीरानी साहब ने जिनका हम जिक्र करते रहते हैं, 8-9 कनाल जगह छोड़ी हुई थी अपनी जाती कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसको एक्सपेंड कर लें, क्योंकि ये तो कार्य सवाब है कि भाई अगर तदफीन के लिए जगह नहीं। और ये भी लोगों से कह रखा था कि 1 एकड़ और भी चाहिए होगा तो वो भी दे दूंगा। अब वो अफसर हक्का बक्का के नेगेटिव रिपोर्ट कैसे लिखे, लेकिन उससे कहा गया है कि वो एक नेगेटिव रिपोर्ट लिखे, ठीक है। इस सिलसिले में और भी कुछ खबरें हैं, तो वो अल्लाह ताला ने जब सज़ा देनी होगी बुज़दार कबीले के उन लोगों को जिन्होंने जो ये सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई किसी फवाद साहब चौधरी की किसी की ड्यूटी अल्लाह लगाएगा ना। अल्लाह के आसमानों से फरिश्ते उतारता है इस काम के लिए, नहीं बंदों के जहन में ख्याल डाल देता है। इमरान खान के जरिए बंदोबस्त किया या नहीं किया नवाज शरीफ का और जरदारी का बंदोबस्त? अब मैं इसके आगे को बात करना नहीं चाह रही कि अब किसका बंदोबस्त किस तरह से इनका भी अब इमरान खान साहब का बंदोबस्त होगा। क्या बंदोबस्त? अल्लाह ही करेगा, मुझे क्या पता है, अल्लाह को पता है। वैसे हारून साहब कहते हैं कि कोई भी सियासतदान या इक़्तिदार में रहने वाला वज़ीर आज़म हो या सदर अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी गलती करता है जो उसके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित होती है। इतनी बड़ी गलती की है कि जिसकी कोई हद नहीं। यानी क्या, अगर आप ब्लंडर गिने, एक वो था जब पार्टी के इलेक्शन उस वक्त अनाउंस कर दिए जब पार्टी की तंजीम की ज़रूरत थी। एक ये था कि टिकट खुद नहीं दिए और गलत दिए टिकट, और अब बजट पास कराना डिपेंड किया। एक ये था कि लोग चीखते रहे, मैं भी उनमें शामिल था, गन्ने के काश्तकारों के पास जाओ, 1 करोड़ आदमी है जो अंदेशों में मुब्तला रहता है, उसका कोई हल निकालें, यानी ऐसा हल निकालें कि जो परमानेंट हो, सोल्यूशन हो। लेकिन ये उससे भी बड़ी गलती है, सदमा ऐसा है लोगों को मैं बयान नहीं कर सकता। चलिए, मुझे लास्टली फिर आगे बढ़ेंगे इंटरनेशनल गुफ्तगू की तरफ, अफगानिस्तान की बात करेंगे। लास्टली मुझे बताएं, मेंगल साहब के साथ मामला तय हो जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, जो उनके 6 नफार रशीद साहब ने काम खराब कर दिया। मैं मेंगलों को जानता हूँ, मेंगलों को ऐसे कहा जैसे गोंगलों को जानता हूँ, ऐसे कबायलियों के बारे में इस तरह गुफ्तगू नहीं की जाती। तज़हीक का मीज़ है ये, ठीक है। यानी कि मामला तय नहीं होंगे, बिलावल साहब के साथ वो हाथ मिला लेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ वो बैठ जाएंगे, मुश्किल है हुकूमत के साथ तय। चलिए ठीक है। चलिए, मेरे पास तो PI की भी स्टोरी थी हारून साहब, वक्त भी बहुत कम है, कोरोना के ऊपर भी बात करनी थी। मैं चाह रही थी ज़रा कोरोना के हवाले से ज़रा मुख्तसर से गुफ्तगू करके अफगानिस्तान की तरफ बढ़ जाए। नहीं, कोरोना का क्या है, उसमें हमारे पास कोई नई बात नहीं कहने के लिए। अफगानिस्तान बहुत सिचुएशन जो है ना चीन और भारत के बॉर्डर पे बहुत ख़राब हो गई है। ठीक, मजीद आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है, मिसाइल डिप्लॉय कर दिए गए, मिसाइल शिकन सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। वो 8 उसकी चोटियां हैं आगे बढ़ी हुई, जिसको 8 फिंगर्स कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। इंडियंस कहते हैं कि ये जो 8वीं उंगली है, ये चट्टान आगे बढ़ी हुई, सिर्फ वहाँ तक चीन जो है वो आ सकता है, लेकिन वो 4 पे वो अपने कैंप लगा चुके हैं। ठीक। और सखोई तैयारे परवाज कर रहे हैं, चीनी तैयारे पे परवाज कर रहे हैं, और साजो सामान तेजी से पहुंचाया जा रहा है दोनों तरफ। जंग देखिए ख्वाहिश नहीं लगती, देखिए चीनियों का मिजाज नहीं, उन्होंने ताइवान में जंग नहीं की, उन्होंने हांगकांग में जंग नहीं की, उन्होंने ये इलाका अपना क्लेम होने के बावजूद और उनका हक था उन्होंने छोड़े रखा।
लेकिन जब इंडियंस ने ये कहना शुरू किया ना कि अक्साई चीन भी लेंगे और तिब्बत भी, बल्तिस्तान भी लेंगे और गिलगित भी लेंगे और आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, तो जाहिर है वो चौंक है कि भाई ये तो अमेरिका चाहता है और ये तो सारा उन्हीं की ईमा पर कशीदगी बहुत बढ़ गई है। जंग बाद औकात न चाहने के बावजूद शुरू हो जाती है खित्ते में इसके बड़े। उधर अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, वो 4000 आदमी 3000 ले गए, 4000 को वो ले जा रहे हैं, बाकी 4000 आदमी रह जाएंगे। अफ़गान फ़ौज का मुत्तहिद रहना उसके बाद ज़रूरी नहीं है, अशरफ गनी के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। कबाइल के दरमियान एक ही तरीका है, लोहे जिरगे का एहतमाम किया जाए। अमरीकी इसके बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी इसमें खदशात हैं। पाकिस्तान के लिए क्या खदशात हैं हारून साहब? ये देखिए वहाँ खाना जंगी अगर शुरू हो जाती है और उधर से फिर और लोग आते हैं और वहाँ बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है, उसमें इंडिया मर्सनरीज तलाश करता है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मसाइल पैदा हो गए। और अमरीकी हुकूमत ये कर रही है कि हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव रखा जाए, यानी इन हालात में भी बदगुमानी का ये आलम है, इस पे दबाव रखा जाए। दबाव किस नौयत का हारून साहब? इसलिए कि बाद तालिबान को वो इक़्तिदार में तो आना है और मेजर हिस्सा उन्हें मिलना है, लेकिन खुश तो नहीं है ना अमरीकी। वहाँ वो अपने अड्डे रखेंगे, इंटेलिजेंस नेटवर्क रखेंगे, पैसे खर्च करते रहेंगे, उन्हें बाम लड़ाते रहेंगे। इमरान खान साहब जो स्टेटमेंट दे चुके हैं उसामा बिन लादेन पे, क्या उसका इफेक्शन भी यहाँ पे नजर आएगा हमें? उसामा बिन लादेन वाली स्टेटमेंट तो ऐसी है ना कि जैसे 6 फुट दूर एक गेंद जा रही हो और जाके उसको बैट्समैन खेले, उसका तो जिक्र करने की ज़रूरत क्या थी? इमरान खान साहब वज़ीर आज़म तो बन गए, मगर ये पता नहीं है कि जब पॉलिसी स्टेटमेंट दिया जाता है हमेशा नोट्स बना के हाथ में या तो लिखा जाता है, बेहतर तो यह है कि लिखा जाए, उसमें क्या अर्ज है? लिखा उन्हें लगता है कि उन्हें भी नोट्स बना के हाथ में रखे जाएं। उन्हें लगता है कि वो उन्हें भी लोग कहेंगे कि ये पर्ची वाले अब वज़ीर आज़म हो गए। नवाज शरीफ साहब पे तनकीद होती है, नवाज शरीफ साहब पे होती है, तो कोई कहता नहीं है। तो डर से थोड़ी फैसले किए जाते हैं, अंदेशे से थोड़ी। ये तो डर से फैसला हुआ पेट्रोल का। जो पैटर्न्स एमर्ज होते हैं डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में, सदियों की रियाजत और मेहनत के बाद, उनको आप यूं ही नज़रअंदाज कर दें। इसको कहा जाता है लाउबालीपन, और इसके लिए जो उर्दू में लफ्ज़ है वो चूँकि नामुनासिब है, इसलिए वो मैं पंजाबी में वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँ। ठीक है, ये लाउबालीपन है। इसी लावालीपन की वजह से ये इस तरह की काबीना इन्होंने बनाई है, उसमें इस तरह की गुफ्तगू होती है। चलिए ठीक है हारून साहब, इसका फॉलोअप भी देखते रहेंगे और इंशाल्लाह कल अपने देखने वालों को देंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त में, तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।